हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईआईटी जेईई नीट एचपीएससी हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री एंड केवीएस पीजीटी 2020 is continuing the process, and we are discussing and totally focusing about the block chemistry, and you can search any of the block chemistry lecture by simply ब्लॉक केमिस्ट्री बाय एनडीएस सर। आपको सारे लेक्चर मेरे एस ब्लॉक केमिस्ट्री के, पी ब्लॉक केमिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे अब तक जो डिलीवर किए हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री का लेक्चर 6 पार्ट 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद लेक्चर 6 का पार्ट 2 में हम आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैसेस। देखो, आपने जितने भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन देखी होंगी उसमें गैस रिलीज होती है, लेकिन कौन सी गैस रिलीज होगी, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, एक गैस की इवोल्यूशन के पीछे केमिस्ट्री क्या है, इस पे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नीट ने जेईई में इतने पूछे हुए हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो मैं आपसे वही क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा, पीवाईक्यू रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैसेस, हाउ टू आइडेंटिफाई द गैस व्हिच इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बाय द डिस्प्रोपोर्शनेशन of the inorganic compound. So how to identify the gas? ठीक है, उस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस गैस के पीछे केमिस्ट्री क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन अबाउट ओजोन ऑन सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा मेन जो लेक्चर फोकस रहेगा वो इस चीज के ऊपर रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट अवर लेक्चर 6 पार्ट 2 डे पी ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये गैस इवॉल्व हो रही है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उनकी केमिस्ट्री के पीछे क्या राज है। देखो, पहली रिएक्शन है अमोनिया की रिएक्शन CO2 गैस के साथ हो रही है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अमोनिया गैस और CO2 गैस दोनों आपस में कंबाइन होती है तो एक कंपाउंड बनाती है, दैट कंपाउंड इज यूरिया। क्या बनता है? यूरिया इज द कंपाउंड which is formed by the combination of the ammonia and CO2 गैस। पहली पॉइंट आप याद रखेंगे, ये लिखते चले जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करने जा रहे हो। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई मेंस में। अमोनिया गैस की रिएक्शन CO2 गैस के साथ करते हैं तो 2 मोल्स अमोनिया के लिए 1 मोल CO2 का, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया की हाइड्रोलिसिस करने पर एक कंपाउंड बनता है, दैट इज अमोनियम कार्बोनेट। तो बी क्या होगा यहाँ पर? बी होगा यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बताया हुआ है कि अमोनियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको फर्दर हीटिंग करते हैं ना तो 3 कंपाउंड रिलीज होते हैं, C+D+E आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई बहुत ही ब्यूटीफुल है। अमोनियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन 3 गैस रिलीज करता है और तीनों गैस का नेचर अलग अलग होता है मेरे भाई। एक गैस जो रिलीज होती है, देखो आइडेंटिफाई करना है, इस C गैस को आइडेंटिफाई करना है इसके इस प्रॉपर्टी से, कौन सी गैस है जो HCl के एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद व्हाइट फ्यूम्स देती है। तो मेरे भाई वो गैस अमोनिया है, याद रखना आप। ठीक है, तो C गैस क्या है? C गैस यहां पर अमोनिया है। ठीक है, और अमोनिया गैस के बारे में आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। अमोनिया गैस की पहली प्रॉपर्टी सुनिए, अमोनिया गैस को HCl के एक्वस सॉल्यूशन में पास करते हैं तो अमोनिया प्लस HCl ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। और मेरे भाई अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड के क्या होते हैं? व्हाइट फ्यूम्स। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, यहाँ पर जो C गैस है वो कौन सी गैस है? NH3 गैस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि अगर D गैस है उसको सिलेक्ट लाइम यानी कि लाइम वाटर में पास करते हैं तो यहाँ पे परमानेंट मिल्कीनेस नहीं आती, टेम्परेरी मिल्कीनेस आती है। और आपको पता होगा ये गैस कौन सी होगी? CO2 गैस होगी। कि व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू द ड्राई selected lime, that is lime water, there is a formation of temporary milkiness and due to calcium carbonate। इसकी वजह से होती है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वहां पर। तो यहाँ पर D गैस कौन सी हो गई मेरे भाई? CO2 गैस हो गई। इसका मतलब गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रॉपर्टी मिल गई। क्या मिल गई? कि when CO2 gas is passed through the selected lime, that is lime water, it appears temporary milkiness is appeared due to formation of what? Calcium carbonate, very important। and E compound, कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस है, यहां से दिख रहा हो ये अनहाइड्रस लिखा हुआ है मैंने, कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस है, उसमें जब E कंपाउंड पास कर रहे हैं तो वो कंपाउंड ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ब्लू कलर का कंपाउंड बना रहा है। मेरे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कहां पर लिखूं ये बात यहां पर लिख देता हूं। देखो आपको सबको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट जब अनहाइड्रस होता है
कॉपर सल्फेट क्या होता है, अनहाइड्रस, तो ये व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो इसका ब्लू कलर होता है उसके 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। तो अगर मैं अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर वेपर्स पास करूंगा तो वाटर की गैसीय स्टेट में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स पास होंगे, तो यहां पर बनेगा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O और इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहां पर H2O क्या है, यहां पर गैसीय स्टेट में है कि व्हेन H2O वेपर्स व्हेन पास्ड through the copper sulfate anhydrous copper sulfate it becomes blue due to formation of copper sulfate pentahydrate। तो this is H2O गैस। तो यहाँ पर तीनों गैस प्रोडक्ट गैस होते हैं, मैं आपको ऐसे मेंशन कर देता हूं, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए, अमोनिया गैस का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। CO2 गैस का नेचर क्या होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर। और वाटर का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द अमोनियम कार्बोनेट 3 डिफरेंट गैसेस आर रिलीज्ड and one is the basic gas, another one is the acidic gas and third one is the neutral oxide, that is water. This is neutral, very interesting। तो पहली गैस है basic, B4 basic, A4 acidic और N4 neutral, 3 गैस निकलती है। तो ध्यान रखेंगे, water vapors when passed through the copper sulfate anhydrous blue color complex is formed due to formation of copper sulfate pentahydrate। पहला information। CO2 gas is passed through slaked line, then temporary milkiness is observed due to formation of calcium carbonate। Second information, and when ammonia gas is passed through HCl solution then white fumes are observed due to formation of ammonium chloride। this is the third information। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन देखिए, सारी इंफॉर्मेशन तो 3 गैस कैसे रिलीज होती है, आपको सीधी इंफॉर्मेशन मिल गई मेरे भाई। चलो अगला देखते हैं, अमोनिया गैस के बारे में और खास बात सुनो। अमोनिया गैस एक रिएजेंट आता है जिसका नाम है K2HgI4। बहुत कम स्टूडेंट उसका नाम पता होगा। इस रिएजेंट का नाम है K2HgI4। दिस इज कॉल्ड वेरी इंटरेस्टिंग नेस्लर रिएजेंट कहते हैं इसको, लिख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। नेस्लर रिएजेंट कहते हैं इसको। Ne कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें पोटेशियम तो है कैटायन और मरकरी है एज ए सेंट्रल मेटल आयन और आयोडीन यहां पर लिगेंड का काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, नेस्लर रिएजेंट कहते हैं। व्हेन अमोनिया गैस is passed through natural reagent then there the white coloration appears। white coloration या white फ्यूम्स निकलते हैं कंटेनर से बाहर, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज हुई है। ठीक है, मतलब किसी रिएक्शन में अमोनिया गैस निकल रही है और अमोनिया गैस निकलते ही उसको आप नेचुरल रिएजेंट में से पास कर दीजिए, मतलब अमोनिया गैस को आप सीधा नेचुरल रिएजेंट में पास कर दीजिए, तो वहां पर व्हाइट फ्यूम्स, ब्राउन क्लरेशन या ब्राउन फ्यूम्स आ जाएंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो गैस कौन सी है मेरे भाई, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। अमोनिया HCl लोड के साथ देता है व्हाइट फ्यूम्स, इसके साथ देता है ये। और एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, अमोनिया गैस का जब एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर के अंदर, ये भी बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत कम बच्चों को बात पता होती है कि कोई भी गैस अगर मान लो कंटेनर से बाहर निकल रही है और आपको पता लगाना हो, अमोनिकल स्मेल वैसे पता चल जाती है, लेकिन स्मेल से टेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, उस अमोनिया गैस को एक्वस वाटर के अंदर पास कर दीजिए, तो वहां पर सॉल्यूशन बन जाएगा अमोनिया सॉल्यूशन, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर और इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, R to B, रेड को ब्लू कर देगा। तो अगर अमोनिया गैस वाटर में जाने के बाद ऐसा कंपाउंड बना ले, एक सॉल्यूशन बन जाए और वो सॉल्यूशन बेसिक होगा नेचर में, और बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, आप लिटमस पेपर रेड डिप करके देख लेना उसमें, अगर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो समझ जाओ वो कंपाउंड बेसिक हो गया है, नेचर में सॉल्यूशन बेसिक हो गया है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश ऑफ द अमोनिया गैस की हाउ टू आइडेंटिफाई द अमोनिया गैस। तो पहली इंफॉर्मेशन सुनो, on passing natural reagent its brown coloration, brown fumes are appeared। on HCl road, HCl में पास करते हैं तो white fumes आते हैं, और वाटर में पास करते हैं तो रेड लिटमस ब्लू कर सकते हैं। These are the 3 important information regarding ammonia gas। वाटर के लिए बता दी, CO2 के लिए मैंने बता दी। और सुनो, अब डिस्कस करते देखो और भी इंपॉर्टेंट गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 3 इंपॉर्टेंट गैस है, उसके क्वेश्चन के साथ आता हूं, मिल बने रहे हमारे साथ। चलिए देखिए, 3 गैस हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अमोनिया गैस,
और CO2 गैस का नेचर कैसा होता है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाटर के वेपर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक जिसका क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, जिसको आता है बहुत ही वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन आप सीख जाएंगे। देखो आप एक तो आपके सामने एक वाटर है और एक गैस होता है, लेकिन इसका नेचर न्यूट्रल होता है मेरे भाई। ठीक है, अब न्यूट्रल तो गैस और भी होती है, जैसे N2O कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये गैस भी न्यूट्रल है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ये गैस भी न्यूट्रल होती है। लेकिन नेचर में दोनों में फर्क क्या है, देखो ध्यान रखना, अगर हाई प्रेशर अप्लाई करने पर, ठीक है, या लो टेम्परेचर पर अगर कोई गैस कंडेंस हो जाती है तो समझ जाना वो न्यूट्रल गैस कौन सी है, वाटर वेपर है, कंडेंस्ड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर मैं लिख देता हूं, लो टेम्परेचर भी क्यों, रूम टेम्परेचर। जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है, आप पानी के अंदर बर्तन के अंदर पानी ले लीजिए, उसको गर्म करते हैं तो एक ऐसी चीज आती है जब वाटर के वेपर्स बनने लग जाते हैं, वाटर के वेपर बनने लग जाते हैं, और लेकिन आप क्या कीजिए, कंटेनर को ऊपर से ढक दीजिए, लिड को, ढक्कन को लगा दीजिए, तो कंटेनर से जो वेपर्स निकलकर कंटेनर की ढक्कन से ऊपर लिड से टकराएंगे और वापस क्या होते हैं, पानी के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब है वेपर्स गए तो वाटर पहले लिक्विड स्टेट को छोड़कर किस में चला गया, गैसियस स्टेट में, एट अचीविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब वाटर के वेपर्स गैसियस स्टेट से वापस किस में कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, और वो कब होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है मेरे भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है, ध्यान रखना कि वाटर एज ए न्यूट्रल एक ही गैस है जो रूम टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाती है, अदरवाइज कोई भी, ये दोनों न्यूट्रल गैसेस तो है बट दे डोंट कंडेंस एट रूम टेम्परेचर। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कौन सी गैस है जो रूम टेम्परेचर पर कंडेंस हो जाती है, तो वाटर के वेपर से वो न्यूट्रल स्टेट में एक ही है। बाकी न्यूट्रल गैसेस जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर कंडेंस नहीं होती। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, डिस्टिंग्विश हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूट्रल गैसेस। याद रखना है इस बात को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। अगला आप ये बताइए, अब एक कंपाउंड वही बच्चा प्रेडिक्ट कर सकता है जिसको बी को छोड़कर सीओडी की इंफॉर्मेशन हो, सीओडी की इंफॉर्मेशन। देखो सी को पहचानो मेरे भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सी कंपाउंड है ना, एक ऐसी गैस है जिसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में जब पास कर रहे हैं ना तो ग्रीन कलरेशन दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मेरे भाई याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होता है ना वो ऑरेंज कलर का होता है, और अगर इसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर देना तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये खुद को तो रिड्यूस कर लेगा, तो यहां पे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो सल्फर को तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, और क्रोमियम अपनी +6 स्टेट को छोड़कर +3 में जाता है और वहां पर कंपाउंड बनता है क्रोमियम सल्फेट। क्या बनता है, क्रोमियम सल्फेट, और इसका कलर मेरे भाई ग्रीन होता है, क्योंकि क्रोमियम के +3 के जितने भी सॉल्ट होते हैं ना ग्रीन कलर के होते हैं। ध्यान रखना, क्रोमियम +3 सॉल्ट ग्रीन कलर के होते हैं, याद रखना इस बात को। चलिए, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर आपको पता चल जाएगा, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो आपका सॉल्यूशन है, मान लो ऑरेंज कलर का है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जाते ही अगर ऑरेंज कलर समझ जाओ, ग्रीन में करंट हो रहा है, तो वहां पर क्रोमियम सल्फेट बन रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई तो हो जाएगा ना कि कौन सी गैस पास हुई है मेरे भाई, CO2 गैस पास हुई है, बहुत ही, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास हुई है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पास करते हैं, अब ये भी बहुत ही डिस्टिंग्विश करने का तरीका है कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर ही आप CO2 गैस पास करेंगे तो मेरे भाई कोई ग्रीन कलर ऑब्जर्व नहीं होता, कोई ग्रीन कलर ऑब्जर्व नहीं होता, कोई ग्रीन रेजिड्यू नहीं बनता। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 गैस एंड SO2 गैस। वैसे तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप कि लाइम वाटर में जब CO2 पास करते हैं तो टेम्परेरी मिल्कीनेस आती है, लेकिन लाइम वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो परमानेंट मिल्कीनेस आती है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है ये भी डिस्टिंग्विश करने की। आप देख लीजिए, दूसरा हिंट मैंने यही तो दिया है कि सी कौन सी गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड। कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से अगर बच्चे को हिंट नहीं मिल रहा है तो मैंने दूसरा हिंट दे दिया कि अगर कौन सी गैस है जो लाइम वाटर में पास करने पर परमानेंट मिल्कीनेस रहती है, तो इसमें कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, क्योंकि CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है,
टेम्परेरी मिल्कीनेस आती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे लाइम वाटर में तो परमानेंट मिल्कीनेस आती है, और दिस मिल्कीनेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। याद रखेंगे इस बात को आप, ठीक है। तो ये तो श्योर हो गया कि ये गैस SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए सी मिल गया। अब बी देखो, डी का हिंट मैंने कैसे दिया है, मैंने कहा है सी की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो डी बनता है। लगाओ दिमाग, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है कि सी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो डी बनता है। तो मेरे भाई अगर सी गैस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो ये तो दुनिया को पता है ना कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन करते हैं तो डी गैस कौन सी बनेगी मेरे भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। बताओ इससे बढ़िया हिंट मिलेगा। देखो क्वेश्चन को कितना अच्छे से मैंने मॉडिफाई करके बनाया है। आपकी डेफिनेटली इस क्वेश्चन में देखो कितने इंपॉर्टेंट नॉलेज बिल्डअप होगी। आपको एक तो गैस को आइडेंटिफाई करने का लॉजिक पता चल गया, और दूसरा आपको कंपाउंड को प्रिडिक्ट करना भी आ गया कि अगर किसी कंपाउंड की डीकंपोजिशन रिएक्शन में, ध्यान रखना बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कंपाउंड बताओ सल्फेट में, क्योंकि सल्फेट की मोस्टली जो ऑक्सीडेशन होती है ना, आपने देखा होगा मैंने पढ़ाया था एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में एस ब्लॉक केमिस्ट्री में कि जो सल्फेट्स होते हैं उनकी थर्मल डीकंपोजिशन जब करते हैं तो या तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है लो टेम्परेचर पर। लेकिन हाई टेम्परेचर पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और मेटल का ऑक्साइड बनता है। ये आप देखेंगे एस ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर। लेकिन एक ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, यहां पर एक हिंट और दिया है मैंने, तो सी तो डी गैस कौन सी हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहां पर मेरे भाई ऐसा एक ही कंपाउंड है जिसकी डीकंपोजिशन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो कंपाउंड आप याद रखेंगे, दैट कंपाउंड इज फेरस सल्फेट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। FeSO4 फेरस सल्फेट। वैसे तो फेरस सल्फेट होता है हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O, क्योंकि उस 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। एक्चुअल कंपाउंड कौन सा होता है ये, FeSO4.7H2O, ग्रीन कलर ये होता है। लेकिन आप हीट कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल 7 वाटर मॉलिक्यूल तो वैसे ही इवेपोरेट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बी जो कंपाउंड बनता है यहाँ पर वो कंपाउंड होता है मेरे भाई, लिख लो Fe2O3 होता है। दिस इज कॉल्ड हेमेटाइट। याद रखोगे ना, आयरन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओर है जिससे आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं, दैट इज हेमेटाइट, और इस ओर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ये मैंने रेजिड्यू लिखा है, रेडिश ब्राउन रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब ये सॉलिड स्टेट में आएगा। ये कैसी स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि बाकी तो दोनों गैस है ना, ये गैस है ये गैस है, ये तो बीकर से इवोल्व आउट हो जाएगी, और इवोल्व आउट हो जाएगी तो रेजिड्यू क्या बचेगा मेरे भाई, Fe2O3 तो बचेगा। देखो कितनी गर्मी है इस कमरे में, बहुत मेहनत है भाई। चलो तो SO2 SO3 बन जाएंगे। तो SO2 के बारे में 2 इंफॉर्मेशन लिख लो कि ऑन पासिंग SO2 गैस ऑन द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व्ड, ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और लाइम वाटर में पास करते तो परमानेंट मिल्कीनेस आते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर पोटेशियम कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। और SO2 गैस है ना, इसकी चोकिंग स्मेल होती है, मतलब ये गले में जाने के बाद एकदम चोक सा कर देती है, इसे ध्यान रखेंगे इसका। और ये एसिडिक गैस होती है, कैसी गैस होती है, एसिडिक गैस होती है। और वैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको वाटर में आप पास करोगे तो ये बन जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्टिंग्विश है कि पता लगाने का गैस कौन सी निकल रही है, ठीक है, ये पता लगा सकते हो आप। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आप याद रखेंगे। चलो एक बात और बता दूं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, वो टेस्ट भी लिख लीजिए आप कि KMnO4 भी होता है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और सबको पता है इसका कलर कैसा होता है, पर्पल, और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। लेकिन जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं ना तो पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के साथ साथ ये कलरलेस हो जाता है, और कलरलेस होके क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है MnSO4 मैंगनीज सल्फेट। और ये सल्फेट मैंगनीज सल्फेट कलरलेस कंपाउंड बनता है, तो मैंगनीज +7 स्टेट को छोड़कर +2 में आ जाता है ऑन पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ऑन पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पर्पल कलर होगा, KMnO4 गेट डिस्चार्ज, potassium dichromate gives green color due to formation of chromium sulfate, and lime water gives permanent milkiness. This is the 3 important tests regarding sulfur dioxide gas. याद रखेंगे आप, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और if you are really liking my content and my explanation, please do share videos. वीडियो शेयर कीजिए भाई। I am not so famous person at that time, लेकिन डेफिनेटली अच्छे लर्नर्स के हाथ अगर ये वीडियो लगेगी
तो वो डेफिनेटली वीडियो को लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा, ठीक है। दिस विल बी रिवार्ड टू माई हार्ड वर्क, पैशन टू द केमिस्ट्री एंड माई डेडिकेशन टू द केमिस्ट्री। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड गैस बताऊंगा जिसका नाम है क्या नाम है मेरे भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और सबको पता है वो गैस, हालांकि पता तो चल जाता है कि गैस कैसे रिलीज हो रही है, लेकिन आप देखो मैं इतनी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने, और क्वेश्चन से आपको देखना कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। देखो यहां पर मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो एक कंपाउंड है, ठीक है, उसको हीट करते हैं मेरे भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक कंपाउंड बी बनता है, एक कंपाउंड सी बनता है, एक कंपाउंड डी बनता है, 3 बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूं इस कंपाउंड के अंदर फेरस सल्फेट पास करते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मेरे भाई ब्राउन रिंग ऑब्जर्व होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। दूसरी बात, ये जो गैस निकल रही है it is absorbed by pyrogallol, very interesting question for the exam point of view। और B कंपाउंड को फर्दर हीट कर देते हैं, तो यहां पर बनता है कंपाउंड E प्लस D गैस, मैं बोल देता हूं वही D वाली गैस है एज इट इज, ठीक है। और मैं कहता हूं ये कंपाउंड इट इज यूज्ड इन द बैरोमीटर। दिस इज E इज द मेटल, ये मेटल है, ठीक है, ये बैरोमीटर में यूज होती है। लगाओ दिमाग जितना लगा सकते हो। एक कंपाउंड बड़ा आसान है बताना, लेकिन दिमाग लगेगा मेरे भाई, दिमाग लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है, लगाओ दिमाग, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है, लगाओ। चलिए लगाइए दिमाग। देखो बहुत ही खराब मौसम हो रहा है और मैंने 2 टॉर्च लाइट का प्रबंध किया है बोर्ड पे लाइट लाने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू विल कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, क्या करें, व्हाट टू डू। आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए एक बार, मैंने आपसे खास रिक्वेस्ट की है, ठीक है। इफ यू कैन सपोर्ट मी देन इट इज वेल एंड गुड फॉर माय अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। तो प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन। तो एक कंपाउंड, देखो आपको हिंट कहां से मिलेगा कि बी कंपाउंड क्या है। देखो जो E एलिमेंट है ना मेरे भाई, यहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगा सकते आप। पहली बात तो आपको B नहीं पता तो आप E कैसे पता लगाओगे। C के अंदर आपको इस गैस के पीछे क्या केमिस्ट्री है मैं पहले बता देता हूं, ये गैस है और ये भी एक गैस है, ठीक है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन सी गैस पायरोगैलोल एक कंपाउंड होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ये डायरेक्ट हिंट मिल सकता है। डी गैस कौन सी है जो पायरोगैलोल एक कंपाउंड होता है डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है मेरे भाई। पायरोगैलोल बना के दिखा देता हूं। पायरोगैलोल होता है बेंजीन, 1 OH 2 OH और 3 OH। बेंजीन पे लगातार 3 पोजीशन पे OH आ जाए, बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल, दैट इज कॉल्ड पायरोगैलोल। और पायरोगैलोल के द्वारा कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है मेरे भाई, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो गैस है ऑक्सीजन गैस। याद रखेंगे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। पहला आइटम मिल गया। दूसरा, E एक मेटल है जो बैरोमीटर में यूज होता है मेरे भाई। बैरोमीटर में कौन सी गैस, कौन सा मेटल यूज होता है पता है ना, मरकरी होता है मेरे भाई। मरकरी यूज्ड इन द बैरोमीटर। बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दबाव होता है उसको मापने के लिए यूज करते हैं। अरे क्या बात है, हिंदी निकली आप तो मेरे मुंह से। देखो E क्या हो गया, मरकरी। E क्या हो गया, मरकरी। Hg हो गया। अब देखो E का हिंट मिल गया, E मरकरी है। E के साथ देखो एक गैस निकली है D। अब D क्या है, ऑक्सीजन। देखो कितना बड़ा हिंट दिया मैंने, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मॉडिफाई किया हुआ है ये। तो E क्या बनेगा, जो नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल। और जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते थे पहले ऐसे, देखो कितना हिला के रख देते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो D यहाँ पर गैस कौन सी हो गई मेरे भाई, D यहाँ पर गैस कौन सी हो गई, ऑक्सीजन गैस। तो मेरे भाई याद रखना, आपको 4 चीज बता रहा हूं, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। लिख लो, ये 4 एलिमेंट लिख लो, बार बार भूलना मत। मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, दीज आर द वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स।
दीज आर डिजोल्व्ड ओनली इन द एक्वा एरिया। याद होगा ना आपको, मैंने पढ़ाया था एक्वा एरिया द 1:3 मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड H2O3 एंड कंसंट्रेटेड HCl। और एक्वा एरिया के पीछे क्या हिस्ट्री है कि नोबेल प्राइज को छुपा दिया गया था एक्वा एरिया सॉल्यूशन के अंदर, गोल्ड के अंदर घुल जाता है वो मेरे भाई, गोल्ड को घोल लेता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूं। ये जितने भी कंपाउंड है अगर इनके ऑक्साइड्स हो, इनके क्या हो ऑक्साइड्स, जैसे आपको बता दूं यहां पर हो मरकरी का ऑक्साइड, क्या हो मरकरी का ऑक्साइड मेरे भाई, सिल्वर का ऑक्साइड क्या हो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, गोल्ड का ऑक्साइड हो Au2O और प्लेटिनम का ऑक्साइड हो PtO2। क्योंकि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है पॉजिटिव +4 होती है स्टेबल, गोल्ड की +1 होती है, सिल्वर की +1 होती है और यहाँ पे मरकरी +2 स्टेट में है। लेकिन ध्यान रखना चारों एलिमेंट बता रहा हूं, फिर से सुन लो, मरकरी सिल्वर गोल्ड, मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, ठीक है। याद रखेंगे इन चारों के अगर ऑक्साइड है हीटिंग करने पर डायरेक्ट मेटल देते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। याद रखना, भूलना मत, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी, आपको दिख रहा होगा, ये विजिबल होगा, आई थिंक आपको ये डेफिनेटली विजिबल है। तो याद रखेंगे मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। याद रखने की ट्रिक बताऊं, लिख लो, वो ट्रिक है हापा। एक वर्ड आएगा हापा, HAPA, हापा एक वर्ड है। H फॉर मरकरी, A फॉर सिल्वर, P फॉर प्लेटिनम और A फॉर गोल्ड। ए अगला जो A है वो Au के लिए है और पहला वाला A है जो Ag के लिए है। मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, हापा कंपाउंड याद रखेंगे, हापा। इन चारों कंपाउंड के जो नाइट्रेट होते हैं, देखो पहले नाइट्रेट की जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो ऑक्साइड बनते हैं, यहां पर क्या बनेगा HgO। तो HgO का थर्मल डिकम्पोजिशन हो तो फर्दर क्या बन गया Hg+O2, ठीक है। तो और ये गैस जो है उसका कैसे पता चलेगा मेरे भाई, यह गैस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में पास करते हैं और H2SO4 कंसंट्रेटेड पास करते हैं तो ब्राउन रिंग आती है और ये गैस ब्राउन रिंग होती है मेरे भाई NO2 गैस। याद कर लो, माइंड में सेट कर लो कि NO2 गैस का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। एक तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स के साथ रिलीज होती है, कौन सी ब्राउन रिंग के साथ, और इसमें गैस फ्यूम्स कैसे निकलते हैं मेरे भाई, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। इस गैस को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में FeSO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के सॉल्यूशन में पास करते हैं, इसके साथ ब्राउन रिंग आती है मिडल में, रिंग में। मैंने तो किया हुआ है पर्सनली ये टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर, आप ये केमिस्ट्री जान लीजिए, ब्राउन रिंग टेस्ट आता है ये, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हापा कंपाउंड याद रखेंगे, इनके नाइट्रेट पहले थर्मल ऑक्सीडेशन करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड की फर्दर थर्मल डिकम्पोजिशन होकर बन जाते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द पायरोगैलोल एंड मेटल बनेगा ये, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो आपको ये सारी टेस्ट पता चल गई। तो आपने सारी गैसेस मोस्टली वाले पढ़ ली है, अब एक दो गैस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर के उसके बाद हम लेक्चर को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। तो आपको पता चल गया ये कंपाउंड, डेफिनेटली एग्री हो गए होंगे। आप एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और डिस्कस करते हैं, फिर हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक कंपाउंड प्रेडिक्ट करना है, बी एक येलो रेजिड्यू है पहली बात, और येलो रेजिड्यू में हिंट दिया हुआ है मेटल का ऑक्साइड है, और वो मेटल ऑक्साइड में जो मेटल है ना, ये मैंने मेंशन किया है, उस मेटल ऑक्साइड के जो मेटल है इट द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगला हिंट दे देता हूं, अगला हिंट वही है कि इसके अंदर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड H2SO4 पास करते हैं, फिर से वही ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, क्या आते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है पहला। तो ये गैस कौन सी प्रेडिक्ट हो गई, NO2 गैस। अगला क्या देता हूं, यहां पर जो गैस निकलती है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पायरोगैलोल, ये गैस जो होती है पायरोगैलोल के द्वारा एब्जॉर्ब्ड है, तो ये भी श्योर हो गया कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अब कौन सा मेटल हीट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पुअर कंडक्टर होता है, लेड होता है मेरे भाई, तो लेड ऑक्साइड हो गया। और नाइट्रेट सॉल्ट को हीट करते हैं तो NO2 गैस निकलती है, तो यहां पर श्योर हो गया एक कंपाउंड क्या है, लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है।
तो ये येलो रेजिड्यू दिखाते हैं, व्हाइट कंपाउंड येलो रेजिड्यू दिखाता है। लेड नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन 10th क्लास से पढ़ते हो आप, ये क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूं 12th क्लास के जेईई मेंस और नीट के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए। फेरस सल्फेट का पढ़ते हो आप थर्मल डिकम्पोजिशन 10th क्लास में, बोला पढ़ते कि नहीं पढ़ते? डेफिनेटली पढ़ते हो मेरे भाई, लेकिन मिस कर देते हो। अब एक ही गैस बताइए बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन। ओजोन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ओजोन के बारे में क्या खास बात है, ध्यान से सुनना। एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री मैंने ओजोन के बारे में पहले से बताई हुई है, अब एक केमिस्ट्री और बता देता हूं ओजोन के बारे में, तो लिख लीजिए केमिस्ट्री ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, चलो O3 पहला कंपाउंड, बैंड और V शेप होती है, सबको पता है। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, ये तो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं मैं, ओजोन की डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते जाते। ये एक पेल ब्लू कलर का लिक्विड पेल ब्लू गैस होती है। कैसी गैस होती है? पेल ब्लू कलर की गैस होती है मेरे भाई, ठीक है, ओजोन। और लिक्विफाई कर दे तो पेल ब्लू कलर का लिक्विड हो जाएगा, मतलब इसको हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले दूसरा कंपाउंड, जैसे आपको पता होगा मरकरी जो होती है किसी भी कंटेनर में स्टोर करते हैं तो मरकरी के अंदर एडेसिव फोर्स कोएसिव फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मरकरी कंटेनर में स्टोर तो होती है लेकिन कंटेनर की दीवारों के साथ कभी भी स्टिक नहीं होती, चिपकती नहीं है। लेकिन मरकरी की रिएक्शन अगर ओजोन के साथ हो जाए देन द मरकरी स्टार्ट स्टिकिंग टू द कंटेनर एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ द मरकरी। आपसे पूछ सकते हैं कि विच गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ टेलिंग ऑफ मरकरी, तो ये आपको याद रखना है ओजोन गैस एंड ओजोन गैस, क्योंकि ओजोन गैस मरकरी के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड बनाता है, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस O2, ठीक है। 2H3 ले लेते हैं तो क्या बन गया, मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस O2, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड में ओजोन ऐसे डिकम्पोज हो जाता है O2 प्लस O में, क्योंकि ये हाई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो डेफिनेटली आप, क्योंकि मरकरी 0 से +1 स्टेट में आ गया, आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप कंफर्म हो गया। तो ओजोन के साथ मरकरी, और मरकरी पहले स्टिक करती थी कंटेनर के साथ, और मर्क्यूरस कंपाउंड जब कंपाउंड बन जाएगा तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे भाई? इसमें प्रॉपर्टी आती है एडेसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें? एडेसिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मरकरी जब लिक्विड कंटेनर में स्टोर होता है तो मरकरी जब अकेला होता है तो पहले इसका जो मिनिस्कस होता है वो होता है कॉन्वेक्स। कैसा मिनिस्कस होता है? कॉन्वेक्स। लेकिन जैसे इसमें ओजोन गैस पास होती है तो मरकरी दीवारों से चिपकने लग जाता है, इसमें एडेसिव प्रॉपर्टी जाती है, और मरकरी ओजोन गैस पास करते ही इसका मिनिस्कस हो जाता है कॉनकेव। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखेंगे। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? द वेरी इंटरेस्टिंग टेलिंग ऑफ मरकरी। क्या बोलते हैं इसको? टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। तो मरकरी के टेलिंग में कौन सी गैस यूज होती है? ओजोन, याद रखेंगे। दूसरा, ओजोन गैस की केमिस्ट्री में दूसरा पॉइंट याद रखो। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओजोन गैस जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गैस के अंदर पास होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड होता है, तो एक कंपाउंड बनाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग KO3, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बनाता है? KO3। और KO3 जो कंपाउंड होता है ना, ये ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स आउट हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन KO3 कंपाउंड बनता है। क्या बनता है कंपाउंड? KO3। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री बिहाइंड द ओजोन गैस, याद रखिए। और ओजोन गैस के पीछे एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री और बता दूं कि ओजोन गैस इट इज एब्जॉर्ब्ड इन टर्पेंटाइन ऑयल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो चीजें मैं बोल रहा हूं उनको नोट कर लीजिए, कई बार विजिबिलिटी नहीं रहती है लेक्चर के अंदर इतनी, ठीक है। तो कितनी इंफॉर्मेशन हो गई हम क्या ओजोन गैस की केमिस्ट्री के बारे में? पहली केमिस्ट्री सुनो। ओजोन गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द टेलिंग ऑफ द मरकरी। मरकरी के साथ रिएक्शन करके मरकरी स्टार्ट स्टिकिंग टू द कंटेनर। पहला, मरकरी के ओजोन गैस ऑन पासड टू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स आउट, तो KOH के साथ रिएक्शन कौन करता है? ओजोन गैस, तो KO3 के क्रिस्टल आउट हो जाते हैं। दूसरा, ओजोन गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टर्पेंटाइन ऑयल
आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टर्पेंटिन ऑयल, कौन सी गैस है? ओजोन गैस। और ग्लेशियर एसिटिक एसिड के द्वारा भी एब्जॉर्ब होती है ओजोन गैस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री बिहाइंड द ओजोन गैस, ठीक है। तो आप ये चार चीजें याद रखेंगे। तो और एक ब्राउन कलरेशन, जो ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस भी देती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, ये भी ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, लेकिन NO2 भी देती है। तो दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे भाई? इसमें ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, कंटेनर से बाहर निकलते हैं, तो ये गैस पहली बात कलरलेस होती है, बस इतना फर्क है। ये गैस कलरलेस है, ठीक है, ये गैस ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स देती है, ठीक है। दोनों ब्राउन रिंग टेस्ट जरूर देती है, ब्राउन रिंग टेस्ट ये भी देती है, मोनोऑक्साइड भी और डाइऑक्साइड भी। लेकिन फर्क क्या है? NO गैस है कलरलेस है, NO2 गैस क्या है? ब्राउन कलर के फ्यूम देती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स ब्रोमीन गैस में भी निकलते हैं ना। ब्रोमीन के अंदर, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, या आई थिंक क्या बोल सकते हैं उसको, रेडिश लिक्विड होता है, रेडिश ब्राउन। लेकिन ये ब्राउन रिंग टेस्ट तो नहीं देता, नो ब्राउन रिंग टेस्ट, इट गिवन बाय NO, ठीक है। तो NO2 और Br2 कलर तो सेम है, तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? इट गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट, बट Br2 डज नॉट गिव ब्राउन रिंग टेस्ट, आप याद रखेंगे। और लास्ट कंपाउंड लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। एक गैस और याद रखना जिसका बहुत इंटरेस्टिंग नाम है CrO2Cl2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। और इस गैस के रेड वेपर्स आते हैं, रेड कलर की गैस होती है ये, और इसके रेड वेपर्स आते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कितनी है? +6। और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? इस कंपाउंड को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गैस के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये कंपाउंड बनाता है K2CrO4, और इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्रोमेट। और पोटेशियम क्रोमेट का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। और इसको किसी भी Lead2 पॉजिटिव सॉल्ट में Lead2 पॉजिटिव किसी भी सॉल्ट में रिएक्ट करवाते हैं तो बना देता है लेड क्रोमेट। और लेड क्रोमेट येलो कलर के पीपीटी होते हैं, येलो कलर के क्या होते हैं? पीपीटी। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है ना, ये भी ध्यान रखना, क्रोमाइल क्लोराइड एक टेस्ट होता है हैलाइड आयन की डिटेक्शन के लिए। बहुत ही क्वालिटेटिव एनालिसिस में ध्यान रखना, हैलाइड आयन की डिटेक्शन में जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जैसे K2Cr2O7 है, लिख लो, K2Cr2O7 की रिएक्शन NaCl से हुई है, किसके साथ? NaCl के साथ। और सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक मीडियम में। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम ले लिया, H2SO4, तो किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो NaCl के अंदर क्या है? हैलाइड आयन। तो हैलाइड आयन के डिटेक्शन में जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड, और इसमें रेड वेपर्स निकलते हैं, तो पता चल जाता है दिस इज द टेस्ट फॉर द हैलाइड आयन। ध्यान रखेंगे, हैलाइड आयन की केमिस्ट्री में यूज होता है क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट, ठीक है। हैलाइड आयन केमिस्ट्री, K2Cr2O7 NaCl ले लिया, और यहाँ पे ले लिया H2SO4 एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, तो कंपाउंड बनता है इसमें क्रोमाइल क्लोराइड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, याद रखेंगे आप, वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑल द गैसेस व्हिच आर रिलीज्ड इन द ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द फेमस गैसेस। तो आप याद रखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये लेक्चर आपको आज तक किसी वीडियो किसी भी YouTube चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही डाटा कलेक्ट करके लेके आया हूं मैं, और आपको काफी इंटरेस्टिंग मजा भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर नंबर 7 हमारा रहने वाला है। लेक्चर नंबर 7 क्या होगा कि ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 चारों ग्रुप के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जितने ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे एक ही वन शॉट में। तो लेक्चर कितना भी लेंथी रहे, नितेश सर के लेक्चर वैसे भी लेंथी होते हैं, आपको देखने होंगे, पार्ट्स में देख लेना, जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। देन डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हासिल पाना है, और बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं।